जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 21 और 22 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा धैर्य रख करके आप लोग अगर समझेंगे वीडियो को, तब आप लोग बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर पाएंगे। मैं इतना आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग नहीं रुकेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया कि इतने जो कंटेंट है, इन कंटेंट का क्या महत्व है। लगभग जितने भी कंटेंट है उसमें से अगर प्रीवियस ईयर उससे जुड़ते हुए हैं तो मैं उनको भी आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोग उसका इंपॉर्टेंस समझ सके। ठीक है। और अगर मेंस में पूछा गया होता है तो मेंस ओरिएंटेड आपको जो प्रश्न होते हैं उस तरीके से मैं आपको प्रश्न बताता हूं भी हूं, और यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस यहाँ पे करने के लिए भी प्रश्न देता हूं। ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान से सारे टॉपिक्स को समझिए। बहुत अच्छा लगे आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लगेगा कि आप लोग पढ़ें। करंट अफेयर्स को हम लोग को किस तरीके से पढ़ना चाहिए मैं इस पर भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोग एक बार यकीन करके, भरोसा करके आप लोग एक बार पूरा वीडियो देखिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें मैप प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत हम लोग लिथियम ट्रायंगल देश इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद से विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, फिर तालपिया पारो वायरस देखेंगे। उसके बाद से श्वेत फास्फोरस, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज अभी न्यूज में है, और इनको मैं पूरे डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। हर एक चीजें, एक एक चीजें इसको अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जो हमारे मतलब यूपीएससी, मेरे कहने का मतलब डिटेल्स का मतलब ये नहीं है कि मैं इसका पूरा पीएचडी कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल उसी पे ज्यादा फोकस रहता हूँ। ठीक है। जैसे कि इनका मैं आप लोग ऐसे कंपनी का लिस्ट ऐसे बताने लग जाऊं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि यूपीएससी उस तरीके से पूछता नहीं है। जहां पे जो चीजें पूछेगा वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। जहां से एकदम हाईली चांसेस होते हैं उन चीजों को मैं बिल्कुल आपको कवर करता हूँ, उसको मैं कभी भी ऐसे छोड़ता नहीं। तो इसको हम लोग पूरा बेसिक चीजें समझेंगे। एक बार अच्छे से आप लोग समझ लोगे, उसके बाद से आप लोग जिस तरीके से भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बेसिक चीजें आप लोग को यहाँ पे डेवलप होंगी बहुत अच्छे से। आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, इसमें प्रश्न क्या होता है, मैं इसमें थोड़ा सा इसको अच्छे से बेसिक चीज इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरीके से आपको कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, अदर एग्जाम्स में भी, यूपीएससी में भी। आप लोगों को देखिए इसमें क्या होता है, सबसे मुख्य रूप से इसमें मेरा फोकस ये है कि आप महारत्न जो कंपनीज हैं, आखिर महारत्न कंपनीज कैसे इसको कहेंगे, है ना। ये मुख्य रूप से मैं आप लोगों को इसमें समझाने वाला हूँ, क्योंकि यूपीएससी का फोकस इसी पे होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर एग्जाम का जो मतलब प्रीलिम्स का जो प्रश्न है आप लोग उसमें देखे होंगे, तो एक प्रश्न था जिसमें कि एमएसएमई से संबंधित, है ना। एमएसएमई से एक एक अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, अगर आप लोग ज्यादा फोकस किए होंगे तो एमएसएमई से एक प्रश्न था। ठीक है। उस प्रश्न में पूछा गया था कि जो एक तरीके से लघु जो होते हैं, ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते हैं, मतलब अलग अलग उद्योग जो होते हैं ना, उनको एक बड़े लेवल पे उद्योग हो गया, मध्यम हो गया, सूक्ष्म हो गया, तो आखिर इनको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इस तरीके का, मतलब किसको लघु कहें, किसको स्मॉल कहें, मीडियम कहें, ऐसे। तो उनका एक अपना कंडीशन होता है। ठीक है। वहां से प्रश्न पूछा गया था। इसलिए अभी जो ये महारत्न कंपनीज जो आप देख रहे हैं, इसमें भी ये भी न्यूज में है। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये नहीं पूछेगा कि अभी कितने कंपनीज लिस्टेड हैं, जबकि मैं बताऊंगा, उस चीज को बताऊंगा, क्योंकि और कई अदर एग्जाम्स होते हैं जिसमें वो पूछ लेता है ना। तो मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मली हल्के से मैं आप लोगों को सब चीजें बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को लिस्ट वगैरह नहीं बताऊंगा, महारत्न से संबंधित बताऊंगा उसको। ठीक है। मैं आपको पहले ही बोला, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उस पर पूरा फोकस रहेगा। पूछ सकता है यूपीएससी, दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा फोकस करेगा। एक तो ये है कि वो ये पूछ सकता है कि आखिर इसमें से चार लिस्ट दे देगा, चार नाम दे देगा कंपनियों का, इसमें से कौन कौन से जो है महारत्न कंपनीज हैं, ऐसे पूछ सकता है भले ही। दूसरा चीज ये पूछ सकता है कि महारत्न कंपनी बनने का कंडीशन क्या है, बस। और फोकस भी वहीं पे है इसका। ठीक है। मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा आगे। कृषि खाद्य प्रणाली में धारणीयता, सस्टेनेबल, आजकल ये सब इस तरीके से आपको प्रश्न इस तरीके से बहुत ज्यादातर देखने को मिलेंगे मेंस में। ठीक है। तो मेंस हो या अभी प्रीलिम्स में भी देखेंगे आप,
मतलब कृषि से संबंधित आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है। मेंस का प्रश्न भी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको मेंस प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन देने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद से हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एस्टिमेशन। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य लगता है वीडियो में, अगर अच्छे से आप अच्छा अगर कंटेंट देख रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रख करके देखेंगे, तब आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा कि हम लोग कितना इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी, उसका दिक्कत नहीं है, उसका आप लोग टेंशन मत लो। अच्छे से समझो, बस आप लोग दिल खुश हो जाना चाहिए, हाँ भाई मैं आज कुछ पढ़ा हूँ, ऐसा फील होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली संतावना के लिए आप लोग जिस तरीके से न्यूज न्यूज खाली न्यूज का वीडियो देखते हैं, कोई मतलब नहीं है उसको देखने का। ठीक है, खाली फुसलाने बहलाने वाली चीजें हैं, लेकिन आप लोग अगर अपने लेवल पे समझदार हैं तो आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं, तो मैप से शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, लिथियम ट्रायंगल देश, इस ट्रायंगल देश को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर इसको बड़े लेवल पे मैप में देखते हैं तो आपको ये वाला एरिया दिखता है, दक्षिणी अमेरिका वाला जो महाद्वीप है, इसमें आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको 3 देशों में ये ट्रायंगल देखने को मिलता है। 3 देश कौन कौन से हैं, खास करके इसको याद रखेंगे, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये 3 देशों को आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों को इतना सफिशिएंट है। मैप वर्ल्ड मैप में लगभग इस तरीके से नॉर्मल होता है। यदि आप लोगों को अगर संतुष्टि नहीं हो रहा होगा तो आप लोग अगर कोई मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादातर लिथियम वगैरह मिल रहे हैं तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये इतना काफी रहता है। ठीक है, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना, ये तीनों देश को याद रखेंगे कि ये लिथियम ट्रायंगल देश इनको कहा जाता है। बस खास करके इस पे फोकस रखें, इसको ना भूलें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर भूलते हैं तो भी चलेगा, लेकिन इसको नहीं भूलना है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना। ठीक है, तो ये एक परियोजना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है। अभी हमारे चैनल पे आप देखेंगे कि टेस्ट का भी एक अलग से वीडियो आता है। ठीक है, उसमें आप लोगों को सारी चीजें लगभग जुड़ी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। जब भी आप हमारे चैनल पे आपको टेस्ट का वीडियो आता है तब आप लोग एक बार थोड़ा धैर्य रख करके आराम से टेस्ट दीजिए, रोक करके। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग रोकिए और उसको अच्छे से देखिए, चेक कीजिए टेस्ट दे करके। ठीक है, और उसके बाद से उसमें सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझा दी गई है पीएस भाई के द्वारा। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल्स में हर चीजें वहां पे भी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, और आपका टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग उसमें टेस्ट भी अच्छे से अपना दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। ये है विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना। इसके बारे में कुछ कुछ खास पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि एक पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा कि ये केरल सरकार के द्वारा, सबसे पहला चीज केरल सरकार के द्वारा, मतलब एक केरल सरकार की ये परियोजना है। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखें, अभी इसमें एक प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह ध्यान रखेंगे कि इसमें सार्वजनिक, अभी अगले स्लाइड में है वो, सार्वजनिक और जो मतलब जो प्राइवेट कंपनी है, दोनों मिल करके, साथ में मिल करके इसका जो डेवलपमेंट का कार्य है ना, उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से इसका जो डिजाइन है, निर्माण है, वित्त, संचालन, हस्तांतरण, कुल मिलाकर के उसका पूरा डेवलपमेंट जो होता है, उस पूरे डेवलपमेंट को करने के लिए सरकारी, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ ये लोग मिलकर के इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसका लोकेशन में आप देखते हैं तो केरल के तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। ठीक है, इस जगह पे कोचिंग वाला ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसी क्षेत्र में, और ये भारत के दक्षिणी तट पर इसकी अवस्थिति अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों तक आसानी से पहुंच प्रदान करती है।
देखिए यहाँ पे एक चीज और, 3 पॉइंट तो आप ध्यान रख लिए लोकेशन से संबंधित, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि हमारे पास ना इस तरीके से जो एक डीप वाटर, जो इस तरीके से जो बंदरगाह है, ठीक है, इसमें अभी भी हमारे पास डेवलपमेंट में बहुत कमी है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है कि हम लोग जो है कोलंबो, सिंगापुर, दुबई जैसे जो अलग यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट है, वहां से हम लोग कहीं ना कहीं सहयोग लेते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा एक, समझ रहे ना, एक दुविधा है, कहीं ना कहीं हमारे लिए कमी है हमारे देश में। तो अब ऐसी स्थितियां होंगी कि अब हम लोग उस जगह पे भी धीरे धीरे मतलब इनकी आवश्यकताएं कम पड़ेगी, और हम लोग खुद अपने जितना डेवलप करें, जिस तरीके से अभी ये विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है ना, इसके माध्यम से भी हम लोग एक बेहतर डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर निर्भरता कम होगी। तो इससे संबंधित आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। मुख्य रूप से यही सब बातें थी जो जो मैं आपको बताया। देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इस तरीके से प्रश्न, जैसे कि अभी एक किसी राज्य के द्वारा बनाया गया, जैसे देखिए यहाँ पे, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल के द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण की संभावना का मतलब पता लगाया है। इस तरीके से 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो किसी स्टेट के द्वारा इस तरीके से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं तो वो भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ना, खास करके टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है इससे पता चलता है, ताकि माइंड को भी, जैसे होता है ना, माइंड भी किसी चीज पे गंभीरता तब लेता है जब उसको अच्छे से समझ में आए। और इधर मैप में आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये कांडला पोर्ट है, ठीक है। कुछ मेजर मेजर पोर्ट्स हैं तो इनका भी लोकेशन देख लीजिए, जैसे मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, ठीक है। फिर ये मोरमू मोरमू गोवा हो गया, मैंगलोर, कोचीन, ठीक है, तुतिकोरिन, चेन्नई, यहाँ पे विशाखापट्टनम हो गया ये, ठीक है, काकीनाडा हो गया, विजांग हो गया, पारादीप हो गया, कोलकाता हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे पोर्ट्स हैं, ठीक है। इन सभी को लोकेशन में भी थोड़ा सा देखते रहिएगा। कई बार ऐसे पूछ सकता है कि अगर हमको गुजरात से दक्षिण की ओर केरला, मतलब ये तटीय क्षेत्र पश्चिमी तट से होते हुए केरला की ओर आगे बढ़ते हैं, तो दक्षिण के अंतिम छोर तक जाते जाते तक, है ना, निम्नलिखित में से कौन से सीक्वेंस में जो है पोर्ट पड़ेंगे। आप लोग को अगर याद होगा तो ऐसा प्रश्न भी एक बार पूछ लिया था, इस तरीके से यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ तक का कौन कौन से ऐसे जो जिले हैं, है ना, जो कि एक सीध में पड़ेंगे, ऐसे प्रश्न। तो इसलिए उसी हिसाब से मैं आप लोग को लोकेशन वगैरह सारी चीजें बताता हूँ। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, तालपिया, जिसको हम लोग तेलपिया, तिलपिया, तिलापिया, ऐसे नाम यहाँ पे अलग अलग उच्चारण के हिसाब से आप लोग नाम रख लेते हैं। तेलपिया ज्यादातर हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। मछली यहाँ पे दिख रही है, इसमें अभी एक वायरस का अटैक देखने को मिला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये सब क्या है ना कहीं हम लोग को जलीय क्षेत्र के अंतर्गत भी इकोनॉमी को प्रभावित तो करते ही है, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, समुद्री इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत सारे ऐसे फिर जो है प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो कई बार इधर से जो प्रश्न है वो बन जाते हैं, इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना है। ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़े बहुत है जो भी। देखिए सबसे पहले तो इसकी उपस्थिति जो है तमिलनाडु में देखी गई है, यानी कि ये जो वायरस है, जो तमिलनाडु में जो मछलियां हैं वहां पे अभी सबसे फर्स्ट में देखा गया है, ठीक है। ये जो मछली है, आप लोगों को लगभग हर कोई इस मछली को देखते हैं, जानते हैं, पकड़े भी होंगे कई बार, है ना। तो ये मीठे पानी की मछली है ना। और अभी जो है बहुत ज्यादा इसका मृत्यु हो रहा है इस वायरस के कारण से। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, पहले पॉइंट में कि हम लोग इसको तेलपिया मछली क्या है, दूसरे पॉइंट में हम लोग ये पढ़ें कि वायरस क्या है। दो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, चलिए।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तेलपिया जो वायरस है, ये वायरस। तो ये एक जो वायरल रोगजनक है, ठीक है। तो मुख्य रूप से तेलपिया मछलियों को ज्यादातर प्रभावित करता है, यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। ये पार्वोविरिडा परिवार से संबंधित है, ये वायरस जो है, ठीक है, जो अपने छोटे अपरिबद्ध सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस से ये होता है, अपना बना रहता है। और पहली बार इसकी जो उपस्थिति है 2019 में चीन में देखा गया था, और फिर उसके बाद से दूसरी बार थाईलैंड में देखा गया, और तीसरी बार अब इसको देखा गया हमारे देश में। तो इसलिए भी काफी ये एक तरीके से इसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा, मतलब नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तीसरा देश भारत है, ये भी बातें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि अभी जो जो मछलियां हैं ना, लगभग 30% से लेकर के 50% तक इसके प्रभाव में आपको मृत्यु दर इनको देखने को मिलेगा। और अगर इस वायरस का लैब में जब टेस्ट किया गया ना, तो पूरा 100% मृत्यु दर मिला। मतलब समझ रहे हैं आप कितना घातक विनाशकारी हो सकता है ये मछली। आप लोगों को देखेंगे कि कितना ज्यादा इकोनॉमी में आप देखेंगे, मछुआरे लोगों का भी एक जीवन यापन के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, साथ ही साथ समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है कि इससे और अदर जो मछलियां उसको भी प्रभावित करने लगे, है ना। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा घातक वायरस के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। तेलपिया मछली के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तेलपिया मछली जो है मीठे पानी जो जल होता है उसकी ये मछली होते हैं, ठीक है। और इसका भारत में भी व्यापक रूप से इसका पालन भी किया जाता है, भोजन के रूप में भी, ठीक है। और ये लोग पर्सिफोर्मस प्रजाति के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। सिकिल्डे परिवार से संबंधित है। लगभग ऐसा प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये मछलियां जो है मूलतः अफ्रीका में पाई जाती है, मूल रूप से वहां पे ये लोग मूल रूप से उस जगह के, ठीक है, स्थानीय। तो तेलपिया का जो पालन है विशेष रूप से हमारे अगर राज्य में देखें तो आंध्र प्रदेश और केरल में देखने को मिलता है ज्यादातर, ठीक है। उन लोग मुख्य रूप से वहां पे पालन करते हैं। इसके बारे में खास खास बातें हो गई। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, श्वेत फास्फोरस। देखिए बगल में ये सब स्टिकर वगैरह लगा करके रखा रहता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जो जिसे जैसे कि श्वेत फास्फोरस डाउन टू अर्थ से संबंधित है, ऐसे अभी जो भी टॉपिक्स रहते हैं उनको सामने में मैं रख देता हूँ। देखिए ये सब चीज़ों का ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कई लोगों को अब सबका अलग अलग मानसिकता है, तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है हर एक लोगों का, है ना। हकीकत में तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और हमारा सिलेबस। बस दो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जितना बेहतर उसका समझ रखेंगे उतना बेहतर अपने तैयारी को कर सकते हैं, है ना। तो श्वेत फास्फोरस देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो श्वेत फास्फोरस है ना, इस तरीके का टॉपिक जो है वर्ल्ड लेवल पे है, लेकिन ये केवल एक ये एक शब्द है, ठीक है। ये शब्द ऐसा है ना जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रभावित कर सकता है, व्हाइट फास्फोरस। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप कई बार देखे होंगे, ठीक है। तो इसलिए इन प्रश्नों को ज्यादातर इसमें मेहनत नहीं लगता है, दो चार पॉइंट होते हैं उनको आपको समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली प्रश्न बन सकता है कि श्वेत फास्फोरस आखिर हाल ही में न्यूज में थे, किस कारण से न्यूज में थे, ऐसे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है इसके बारे में, श्वेत फास्फोरस का एक तरीके से ये बहुत ज्यादा घातक भी है, होता है, ये ज्वलनशील होता है। तो इसके कारण से अभी देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार संगठन है, सोसाइटीज हैं, तो ये लोग अभी देखने को मिला है कि मतलब कई जगह पे युद्ध में भी जो है लोग इसको शामिल करने के लिए कई जगह पे देखने को मिला है कि इसका यूज कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसको रोकने के लिए जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ये सब जो होते हैं ये लोग सामने आते हैं,
और इस तरीके से फिर न्यूज में आ जाता है। देखिए इस चीजों पे कोई फोकस नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को इस चीज को टू द पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ ताकि याद रहे, कहानी याद रहे बस। ये सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादातर कंडीशन में। हाँ ये याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवतावादी ये जो कानून है इसका मतलब ये लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ज्वलनशील चीजें जो होती हैं उसका, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये श्वेत फास्फोरस है क्या, ठीक है। तो हम लोग इसी पे चलते हैं फिर। देखिए श्वेत फास्फोरस जो है ना, ये एक प्रकार का पायरोफेरिक अर्थात स्वतः ज्वलनशील है, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते आते ही वह ज्वलित हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, जिससे गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही साथ 815 डिग्री सेल्सियस तक की तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होती है। पायरोफेरिक पदार्थ वे होते हैं जो कि वायु के संपर्क में आने पर स्वतः ही बहुत तेजी से ये जल उठते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से लोग जलते हैं। देखते रहिएगा, इधर बगल में आप लोगों को चित्र वगैरह दिखाया जा रहा है। चलिए इसका वो थोड़ा सा और स्थिति देख लेते हैं। समझ में आ गया श्वेत फास्फोरस क्या है, नॉर्मली इतना समझ में आ गया। कुछ चीजें और इसमें देख लेते हैं। रसायनों के वर्गीकरण और लेबलिंग के लिए विश्व स्तर पर इसका सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के तहत श्वेत फास्फोरस को एक पायरोफेरिक ठोस के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जो कि रासायनिक खतरे के वर्गीकरण और संचार को मानकीकृत करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण है। तो उस तरीके से भी उसका उपयोग जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि सावधानी पूर्वक उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि तोप वगैरह, ठीक है, बम बनाने में, रॉकेट वगैरह में, इन सभी में इसका यूज करते हैं। तो खास करके आपको यहाँ से प्रश्न कैसे देखने को मिलता है, श्वेत फास्फोरस हाल ही में जो है चर्चे में था, तो इसमें निम्नलिखित जो है जो भी है इसमें सही कथन गलत कथन ऐसे करके, तो ऐसे ही पॉइंट बनाता है कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रकृति क्या है, ये ज्वलनशील होता है, ये बिल्कुल भी ज्वलनशील, ये एक निष्क्रिय पदार्थ है, ऐसे करके गलत सही करके आपको ऑप्शन देता है। ऑप्शन आसान होते हैं हकीकत में, आप लोग इतना ज्यादा डिफिकल्ट के चक्कर में क्या होता है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो और फिर उसके बाद से जो प्रश्न बनता है वो भी नहीं बन पाता है। प्रश्नों का एक लेवल होता है, समझिएगा बात को। आपको जब मैं बता रहा हूँ कि जो मैप से संबंधित वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन आपको बता रहा था कितना सिंपल सिंपल, क्यों हर एक जगह पे मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक जगह होता है कि स्थितियां होती हैं, हर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप लोग डीप समझेंगे ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस जितना बेहतर करेंगे आप लोग, ठीक है, सिलेबस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कहाँ से डीप प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ से नॉर्मल प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबका एक अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ता है। ऐसे ऐसे प्रश्न नॉर्मली ही पूछे जाते हैं आपसे, प्रश्न बन जाएंगे बशर्ते आप उस तरीके से पढ़ें। जो आसान आसान बातें हैं कम से कम उसको आप ध्यान में रखें, उसको याद रखें, ठीक है। हेवी चीजें नहीं पूछी जाती है, नॉर्मली आपसे पूछेंगे। तो उसके वो टॉपिक के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं, ये पूरा समझेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग नवरत्न महारत्न ये सब जितने भी कंपनीज हैं उनका किस तरीके से उनको ये दर्जा दिया जाता है, सारी चीजों को डिटेल्स में अब देखेंगे, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए न्यूज में क्या चीजें हैं, तो न्यूज में यह है कि अभी REC लिमिटेड को, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसको गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से चित्र वगैरह देखते रहिएगा। ये न्यूज में था, हम लोग इतना बस समझ गए कि न्यूज में क्यों था, क्या चीज था। हम लोग इस कंपनी के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, और इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि ये जो गोल्डन पीकॉक है, नॉर्मल यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि आखिर ये देता कौन है, ठीक है। तो 1991 में एक इंस्टीट्यूट अलग से बनाया गया, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD, इसी के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है।
ये पुरस्कार देने के पीछे ये है कि जितने भी महारत्न कंपनीज हैं, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग कितना बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनको एक ये सब क्या होता है अवार्ड वगैरह मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। तो इसलिए उनको दिया जाता है, कुछ अच्छा ऐसा कुछ कार्य किए होते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है ताकि और अच्छा काम करे, गलत काम की ओर। एक जैसे होता है ना, किसी को अगर अच्छी चीजों का अवार्ड दे देंगे तो आदमी तो सोचता है कि गलत काम कैसे कर सकता हूँ, अच्छा अवार्ड मिला है। हालांकि लोग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ठीक है, ये न्यूज में था। अब हम लोग को इसमें क्या क्या चीजें देखनी है, तो कौन दिया इसको भी मैं आपको बता दिया, आईओडी के द्वारा दिया गया। ठीक है, वो भी हो गया। थोड़ा सा हम लोग इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं, एकदम हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं देखने वाला, जो जो मेन मेन पॉइंट है बस उसको। तो ये जो कंपनी है ना, ये आर यानी कि आर लिमिटेड का मतलब है फॉर्मली रूरल, ये जो मतलब एक तरीके से ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। अब ये जो कंपनी जो है ना, ये आर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, ये एक गैर वित्तीय कंपनी है, यानी कि एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई 1969 में इसकी स्थापना हुई, 69, ठीक है ना। हाँ, 1969। ठीक है। पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ये। ठीक है, किसके अंतर्गत है, तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है ये। ठीक है। इसके बारे में और कुछ खास बातें देख लेते हैं। तो ये एक तरीके से इसका महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं इस तरीके से बिजली वगैरह संबंधित जो चीजें, उसका ये नोडल एजेंसी भी इसको बनाया गया और उसमें हेल्प भी करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय विद्युत कोष, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय। ठीक है, तो इन सब में विद्युत मंत्रालय का सहायता भी करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके कार्य वगैरह देख लिए हम लोग, नॉर्मली थोड़ा याद रहेगा बोल करके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो कंपनीज हैं जितने भी महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, इनका क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। तो ये जो कंपनी होते हैं ना, इन सभी को आखिर ये सब का दर्जा देने का क्या महत्व होता है। तो नॉर्मली बेसिक चीजें हैं, एकदम साधारण, वो क्या बोलते हैं उसको, समझना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समझ है, नॉर्मल समझ है कि आखिर किसी चीज को इस तरीके से, किसी कंपनी को हम लोग अगर महारत्न का दर्जा दे रहे हैं का क्या मतलब है, उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं बस। ठीक है, जिसको अगर जैसे नहीं होता है कि जेन्युइन चीजें हो गई, कोई भी ऐसी जेन्युइन कंपनी हो गई, उसको क्या होता है, अगर सरकार जो है उसको जेन्युइन बता देती है तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है, फिर उसका इकोनॉमी बढ़ जाता है, उसका मार्केट में उसका एक अलग प्रभाव बनता है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन से लेकर के, बिजनेस से लेकर के हर चीज बढ़ता है। तो सेम ऐसी है यहाँ पे, कंपनियां तो जितना बेहतर प्रदर्शन करती हैं, ठीक है, अपने समाज में, मार्केट में जितना बड़ा योगदान है लोग कर सकते हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे उतना ज्यादा उनको और बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक है। अब समझिए यहाँ पे अभी 2023 का ये यहाँ पे जनवरी 2023 का डाटा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग को इसमें कुछ गलती लगे तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। नॉर्मली जो मुझे अभी जो डाटा मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा वगैरह पे थोड़ा सा डाउट वगैरह रहता है ना। तो अगर कुछ गलत होगा तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट करके कुछ गलत है बोल करके। ठीक है। तो ये 12 महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न कंपनियां हैं और 62 जो है मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है, ये बस नॉर्मली इतना ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं इसके बेसिक चीजों की ओर। ठीक है, देखिए महारत्न जो कंपनी है उसका मैं यहाँ पे लिस्ट दे दिया हूँ, अगर आप लोगों को देखने का शौक कर रहा होगा तो आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी आप लोग अपने हिसाब से याद रख लेंगे, अगर याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, अच्छा रहता है ये सब चीजें अगर याद रख लेते हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछ लेता है। देखिए महारत्न का जो दर्जा है, सबसे पहले जो कंपनी है, पहले सबसे पहले क्या मिलता है उनको, मिनी रत्न रहते हैं, थोड़े से और बड़े होते हैं तो नवरत्न मिलता है, थोड़े से और बड़े होते हैं तो महारत्न मिलता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले महारत्न को पढ़ते हैं। ठीक है, महारत्न का कंडीशन को समझते हैं। देखिए ये जो महारत्न वाला जो कहानी है, ये इसका योजना जो है, ये योजना लेकर के आ गया 2010 में।
ठीक है, जितने भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं ना, इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ताकि इन एक तरीके से जो है ना वर्ल्ड लेवल पे, पूरा इंडिया लेवल पे तो रहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी इनका एक अलग प्रभाव बने, इनका एक अलग मार्केट बने, ठीक है, इनको और बढ़ावा मिले उस सभी चीजों से। तो इसलिए इनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया 2010 में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि आखिर किस कंपनी को हम लोग महारत्न कहें, किस कंपनी को नवरत्न, मिनी रत्न। तो इसलिए सभी का एक क्राइटेरिया बनाया गया कि अगर कोई कंपनी इस कंडीशन पे खड़ी उतरेगी तो हम लोग जो है उसको महारत्न का दर्जा देंगे। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कंडीशंस है। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा फोर्सफुली मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मिलेगा? तो कंपनी को सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि अगर कोई कंपनी जो पहले 9 रत्न होनी चाहिए, है ना, बैकग्राउंड में आपको इसलिए पहले ही बता दिया कि 9 रत्न ही, जैसे मिनी रत्न कंपनी आगे बढ़ करके क्या होती है, 9 रत्न होती है, 9 रत्न कंपनी आगे बढ़ करके महारत्न बनती है। तो उसी तरीके से पहले वो कंपनी जो है उसको नवरत्न का दर्जा मिला होना चाहिए, डायरेक्टली उसको महारत्न नहीं मिलेगा, सबका सीक्वेंस है। तो पहला कंडीशन कि वो नवरत्न कंपनी का दर्जा उसको मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, वो सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो होता है उसके जो अपने नियम कंडीशंस हैं उस पे खड़ा उतरे और उसके सूची में सूचीबद्ध हो, लिस्टेड हो। दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि ये जो कंपनी है जो कि नवरत्न में अभी शामिल है, उस कंपनी में अगर वो लगभग पिछले 3 वर्षों से, ठीक है, 3 सालों से औसत वार्षिक व्यवसाय उसका जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए, उसका व्यवसाय पूरा मार्केटिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर उसका पिछले 3 सालों में उसका जो वार्षिक निवल जो मूल्य होता है, वो मूल्य इनका 15,000 रुपए करोड़ होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, उससे अधिक मतलब होना चाहिए। उनका शुद्ध रूप से जो लाभ होता है ना, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड, सभी में 3 साल रहेंगे, 3 साल का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो होगा उसमें 5 करोड़ से अधिक रुपए का होना चाहिए। अगर ये कंपनी इन सभी पे खड़ी उतरती है, प्लस अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी थोड़ा बहुत अच्छा बना करके जो रखे हम लोग, एक उपस्थिति है उनका, तो इतने कंडीशंस में उनको 6 जो क्राइटेरिया इसमें चेक किया जाएगा, बिल्कुल सही खड़े उतर रहे तो इनको जो है महारत्न का दर्जा दे दिया जाएगा। एकदम साफ और क्लियर कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एकदम ऐसी टू द पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा, हर एक वीडियो में तो आपको सामने सारी चीजें मिल रही है, आप लोग अच्छे से नोट्स में ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस के माध्यम से जो है नवरत्न कंपनीज को आगे बढ़ा करके जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नवरत्न कंपनी के ऊपर कि नवरत्न कंपनी को कैसे दर्जा मिलेगा, है ना। तो इसकी जो योजना है 1997 में शुरू की गई कि भाई नवरत्न जैसा कुछ करना चाहिए हम लोग को, ताकि ये जो कंपनियां हैं भारत में, अपने देश में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकें और आगे चल करके पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी अपनी एक भूमिका निभा सकें, है ना। तो चलिए देखते हैं फिर कि जो नवरत्न कंपनी है आखिर इनके लिए क्या कंडीशन है। तो इसमें जो मिनी रत्न के जो पहले श्रेणी के जो होते हैं, जिसमें अनुसूची ए के अंतर्गत जो कंपनियां होती हैं, क्योंकि इसके पीछे जाएंगे तब तो उसको, जैसे अब मिनी रत्न हो गया, मिनी रत्न को अब नवरत्न बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन क्या याद रखेंगे कि पहले कंपनी जो होती है वो मिनी रत्न होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ये अनुसूची ए में जो आते हैं जितने भी सार्वजनिक उपक्रम के जो कंपनीज हैं उसमें से, ठीक है, इन लोगों का क्या क्या है, जैसे कि वो लोग 5 साल में जो है 3 समझौते ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छा रेटिंग ये लोग प्राप्त किए हों, ठीक है। और इसके अलावा 6 प्रदर्शन मापदंडों में ये 60 से या फिर उससे अधिक समग्र स्कोर प्राप्त किए हों। तो क्या है मापदंड? मापदंड यहाँ पे देखिए, एक तो ये समझ में आ गया 5 सालों में लगभग 3 समझौते, जो उसमें कम से कम अच्छा रेटिंग उन लोगों को मिला हो काम में अपना। उसके अलावा 6 रेटिंग्स और हैं, इनका मापदंड अलग से है। उसमें क्या क्या है, तो शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ इनका अच्छा होना चाहिए उसमें,
उसके अलावा उत्पादन की कुल लागत की सापेक्ष मैन पावर पर आने वाली कुल लागत, ये सब चीजों को चेक किया जाता है उनका कितना बेहतर है। मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज, ठीक है। उसके बाद से ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर, ये सभी चीजों को लोग चेक करते हैं। प्रति शेयर कमाई कितना हो रहा है उस कंपनी का, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन इनका कैसा है, ठीक है। तो ये 6 मापदंड पे ये लोग, कंडीशन पे ये लोग चेक करते हैं कंपनी को। अगर ये इस प्रकार का 6 कंपनीज का जो मतलब 6 कंडीशन जो है, मापदंड है, उस पे लोग 60 से अधिक या मतलब एक अच्छा प्रदर्शन, अच्छा स्कोर करते हैं ना, तो फिर इनको आगे चल करके जो है नवरत्न की कैटेगरी में लोग शामिल कर देते हैं, मिनी रत्न कंपनी को, ठीक है। कोई कंपनी जो है वो मिनी रत्न कंपनी कब कहलाती है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका भी शुरुआत जो है 1997 में इस योजना का भी शुरुआत किया गया कि भाई अब कंपनी को मिनी रत्न टाइप का कुछ दर्जा देना चाहिए। तो इसमें 2 श्रेणियां होती है, एक मिनी रत्न का श्रेणी 1 और 2 होती है, ठीक है। तो कुछ खास ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 का जो दर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो है, कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में लगातार जो है लाभ प्राप्त किए हो तथा 3 साल में एक बार कम से कम 3 लाख रुपए तक का शुद्ध लाभ अर्जित किए हो, बस वो लोग मिनी रत्न की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरे कैटेगरी में पिछले 3 साल से लगातार लाभ अर्जित किए हो और उनका निवल संपत्ति जो है सकारात्मक हो, तो कैटेगरी 2 के अंतर्गत इनको रख लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का जो कंडीशन है वो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। आप लोग अच्छे से उसको समझ लें, अच्छा सा नोट्स बना लें, अच्छे से तैयारी कर लें आप लोग, ठीक है। अगला टॉपिक है कृषि खाद्य प्रणाली में धारणीयता। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, नॉर्मल नहीं है, पीआईबी से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ और पढ़े ना पढ़े, पीआईबी को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीजें रहती हैं, हालांकि मेंस के लिए सबसे ज्यादा मतलब फोकस रहना चाहिए इसके लिए। पीआईबी में ज्यादातर आपको मेंस से संबंधित ज्यादा चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं इसमें। तो अब ये जो टॉपिक है कृषि खाद्य प्रणाली में धारणीयता, धारणीयता का क्या मतलब है ना। तो धारणीयता मतलब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एकदम सस्टेनेबल, सतत रूप से, जो हम लोग बहुत सारी इससे बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ना, वही वाला इसमें बात है। धारणीयता मतलब सतत, सस्टेनेबल, लगातार चलने वाला, टिकाऊ, इस तरीके का कृषि। तो यहाँ पे ये जो एक टॉपिक है, ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि आखिर हम लोग को क्यों जो है अभी कृषि खाद्य प्रणाली के अंतर्गत उसको सस्टेन बनाना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से लेकर के चलना चाहिए, मतलब लंबे समय से हम लोग इसको एक स्थिर कर दें, ठीक है। मतलब हम लोग खाद्य प्रणाली जो है, हम लोग उस प्रणाली को इस तरीके से बनाएं कि हमारा जो खाद्य संकट वगैरह वाला ये सब जो चीजें हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए और एकदम नॉर्मल स्थिति में हमेशा चलते रहे, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, या फिर खाद्यान्न से संबंधित ऐसा कोई संकट उत्पन्न ना हो, ठीक है। इसी को बोला जाता है सतत रूप से जो है खाद्य प्रणाली, मतलब कृषि खाद्य प्रणाली चलता रहे, ठीक है। अब न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो कृषि एवं किसान मंत्रालय जो है वो कृषि खाद्य प्रणाली को धारणीयता के रूप में इस तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, केरल के कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस, इसका उद्घाटन किए। ये लोग अब क्या करेंगे, इन्हीं लोग बताएंगे कि कैसे करके हम लोग सस्टेनेबल टाइप का कृषि प्रणाली अपनाएंगे, क्या करेंगे उसमें, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो अब इसीलिए ये न्यूज में है। हम लोग को अब ये समझना है कि आखिर ये कृषि खाद्य प्रणाली जो है इसमें सस्टेनेबल कैसे आएगा, क्या हो सकता है इसमें, क्या कर सकते हैं ऐसा, ये सब चीजों को अब हम लोग को समझना है। न्यूज में क्यों है ये समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर ये जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी है इसके बारे में कुछ बातें, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी जो है, इसके द्वारा जो आयोजित यहाँ पे कृषि विज्ञान कांग्रेस जो है, ऐसी मतलब एक सिफारिश करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बता चुका पहले,
कि आखिर सस्टेनेबल किस तरीके से हम लोग अपने कृषि को बनाए, हम लोग को इसको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जो यहाँ पे अकादमी है इसके बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, ये क्या है तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग चलेंगे फिर धारणीयता कैसे लेकर के अपनी कृषि में, ये सब बातें करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी देखेंगे हम लोग इस टॉपिक को। तो ये जो है ना, भारत में कृषि विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको एक संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म में नास कहते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान कृषि विज्ञान अकादमी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका वही सब उद्देश्य रहेगा, आप लोग समझ सकते हैं, जितना भी कृषि से संबंधित जितना हम लोग अच्छा व्यवहार मतलब उसमें बेहतर स्थिति ला सके कृषि में, उसके लिए लोग उसके लिए जितना अच्छा बेहतर उपाय हो सकता है उसको खोजने का ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इसको समझना था इसलिए नॉर्मल बताया। मुख्य रूप से हमारा फोकस यहाँ पे ये होगा कि आखिर धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली है क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे है, और इसीलिए मैं आपको बाकी सभी चीजों को हल्के में बताया हूँ, क्योंकि देखिए इतने सारी चीजें पढ़ने के लिए है ना, कहते हैं ना लोग कि मतलब जैसे आप लोग अगर सुने होंगे, तो पढ़ने के बाद जब हम लोग भूल जाते हैं, और भूलने के बाद जो चीज याद रहता है बस वही मेन पढ़ाई है। समझ में आ गया होगा कई लोग को। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, मैं चाहता हूँ कि जो भूलने वाली चीजें उसको भूल ही जाओ बस आप लोग, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत दिखता रहे कि अच्छा कुछ ऐसा पढ़ा था, लेकिन जब मैं ये कहूँ कि धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली क्या है, तो आपको सट से दिमाग में आए कि हाँ ये सामने में रहे ऐसे दिमाग में, अच्छा ये ऐसा ऐसा है इसमें, ऐसे मजा है बोलने में आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको अब देखते हैं क्या क्या बातें इसमें। तो धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन, वितरण, उपभोग और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। मैं आप लोगों को अपने भाषा में समझा चुका हूँ कि क्या है ये, है ना। इन प्रणालियों का लक्ष्य दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वर्तमान खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करना, आजीविका में सुधार करना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, यही सब इसका मुख्य रूप से इसमें ये मतलब जो है हम लोग धारणीयता जो शब्द है इसका ये मुख्य रूप से इसके ये घटक है मान सकते हैं। 2020 में एक डाटा वगैरह भी है, इसको ध्यान रखेंगे सबको। वैश्विक कृषि खाद्यान्न खाद्य प्रणालियों का उत्सर्जन 16 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर था, जो वर्ष 2000 के बाद से 9% की वृद्धि को दर्शाता है। मतलब अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि कर दिए, ये तो गलत बात है, पर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फिर मतलब हम लोग उसको और खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि जो कृषि के क्षेत्र में मतलब सस्टेनेबल, उसको हम लोग ऐसा करें कि उसका काम भी अच्छे से चलता रहे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो एक जो वातावरण है वो भी बेहतर बनता रहे, बना रहे, उसमें भी कोई उसको भी हानि ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इस तरीके से इनका भी उत्सर्जन उस तरीके से ना हो, कम हो या फिर ना हो। ठीक है, प्लस हमारे को खाद्य संकट से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलिए आगे चीजें और हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखिए कि आखिर कृषि खाद्य प्रणाली जो है उसमें सस्टेनेबल इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है और क्या समझे हम लोग उसको। ठीक है, उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा डाटा वगैरह देखें ताकि हम लोग को जो है एक मतलब जो होता है ना कि हम लोग आंसर जब लिखते हैं तो उसको लिखने में थोड़ा पावरफुल उसको बना सके। अब हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि आखिर जो कृषि खाद्य प्रणाली जो है इसमें सस्टेनेबल की आवश्यकता आखिर है क्यों, या फिर देखिए आवश्यकता या फिर उसी को कहें कि महत्व एक ही होता है, क्योंकि जिस चीज की आवश्यकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है मतलब वो आपकी आवश्यकता है, समझिएगा बात को ना, मतलब ये क्या होता है ये समझिएगा, बहुत बड़ी चीजें हैं। आप लोग मैं कई बार बताया हूँ, ये सब आप लोगों को कई गुना आपका मेहनत को कम कर सकता है स्मार्ट वर्क तरीके से, स्मार्ट पढ़ाई जिसको कहते हैं। आवश्यकता ही महत्व भी है उसका। हम लोग किसी चीज को
कब महत्व देते हैं? जब वो हमारे लिए आवश्यक होता है ना। जो हमारे लिए आवश्यक होता है उसको हम लोग बहुत महत्व देते हैं। बात तो एक ही है ना दोनों। तो यहाँ पे भी वही है, जब आपको आवश्यकता पूछा जाए तो इसी को लिख देना, जब आपको महत्व पूछा जाए तो इसी को लिख देना। दोनों को पूछ लिया जाए तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप लोग अच्छा एक उत्तर लिख सकते हैं, इतना अगर समझ बना लिए हैं तो। हालांकि दोनों को कभी इस तरीके से पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आवश्यकता क्या है, क्यों है आवश्यकता? भोजन की बढ़ती मांग, लगातार जनसंख्या भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, अभी तो अभी जनगणना भी नहीं हुई है, लेकिन ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से जनसंख्या एक देखने को भी मिल रहा है बढ़ रही है उस तरीके से, तो उसके लिए खाद्य संकट जो है आगे चल करके सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को तैयारी करना जरूरी है, तैयार रहना है। पर्यावरणीय क्षरण, अभी जैसे मैं आपको एक डाटा बताया तो उससे हम लोग समझ में आए कि पर्यावरण में भी बहुत ज्यादा क्षरण हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करना है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियां जो हैं इससे भी निपटना है। क्यों? क्योंकि ये भी खाद्यान्न संकट को जो है बहुत ज्यादा एक मतलब खाद्यान्न संकट ला सकते हैं लोग। उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप, इसके माध्यम से भी हम लोग जितना मतलब एक अभी जिस तरीके से हम लोग मतलब कृषि पद्धति जो अपना रहे उसमें और बेहतर स्थिति ला सकते हैं हम लोग, जब हम लोग ये इस तरीके से कृषि कृषि खाद्य प्रणाली में जो सस्टेन जो वो कहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे अगर हम लोग ये जो टेक्निकल चीजें हैं अगर सस्टेन के माध्यम से अगर हम लोग इसको अपनाने लगेंगे आगे चल करके, तो इसमें क्या होगा कि जो हम लोग नॉर्मली जो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कृषि कर रहे हैं है ना, और उसमें जो है बहुत सारे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में फैला रहे हैं। तकनीक ऐसा चीज है कि वो जब अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो हर एक तकनीकों का भी अपना अपना एक प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोग उसका बेहतर चीजों को देख रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा तकनीक हम लोग उपयोग करें जिसमें कि जितना कम हो सके उतना पॉल्यूशन कम हो जाए उससे, है ना, तो ये इसलिए भी आवश्यकता है कि हम लोग सस्टेनेबल जो कृषि करने के क्षेत्र में हम लोग जो है उन्नत तकनीकी जो है इस तरीके का हस्तक्षेप, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जीनोम एडिटिंग और आधुनिक प्रौद्योगिकियां, ये भी उसी से संबंधित है। ठीक है, ये भी अभी के समय में हमारी आवश्यकता है। भारत में कई धारणीय और जलवायु प्रतिरोधी कृषि पद्धतियां हैं जो विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली से मान्यता प्राप्त है, जैसे पोक्कली चावल केरल के समुद्र स्तर के नीचे, कुट्टनाड कृषि प्रणाली आदि। तो इस प्रकार से बहुत सारे कृषि प्रणाली है, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ आवश्यकता है हकीकत में सस्टेनेबल जो है सस्टेनेबल तरीके से हम लोग जो है पद्धति अपनाएं और कृषि क्षेत्र में लगातार उसको बनाए रखें उस तरीके से। ठीक है, देखते हैं ना कई सारी ऐसी पद्धतियां भी थी जिसमें क्या होता था कि कृषि करने के बाद से वो ऐसी चीजें जो मतलब वो क्षेत्र जो है वो एक एक समय बंजर हो जाता था, तो वो चीजें ना हो, है ना। उसको हम लोग लगातार जो है उसको उपजाऊ बनाए रखें, और बनाए रखेंगे तभी होगा जब हम लोग जितना उसके लिए बेहतर बेहतर चीजें हो सकती हैं, जितना बेहतर तरीका हो सकता है हम लोग उपजाने का कृषि से संबंधित, उन सभी को अपनाएं। और ये सभी चीजें अपनाएंगे तो इसका मतलब हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? हम लोग बढ़ रहे हैं सस्टेनेबल की ओर, यानी कि क्या था हिंदी में? हिंदी में क्या था? संवहनीयता। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग समझ गए आवश्यकता महत्व दोनों क्लियर हो गया, जो भी उसमें से पूछे आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। सरकार के द्वारा अभी क्या की जा रही है, अब हम लोग को लास्ट में यही समझना है कि आखिर इसको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ऐसी क्या क्या चीजें कर रही है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग प्रश्न देखेंगे। भारत ने एक समर्पित कृषि अवसंरचना कोष बनाया है जिसका उद्देश्य उद्यमियों को ब्याज ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लेटफॉर्म गेट तथा कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जो फसल प्राप्ति के उपरांत खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में हुए नुकसान को कम करने में मदद करेगा। बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खेत स्तर पर जल उपयोग
दक्षता बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके लिए एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म सिंचाई कोष जल संसाधन से संबंधित जो प्रौद्योगिकियां हैं उन सभी चीजों को यहाँ पे सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। सब्सिडी वगैरह हो गया, क्रेडिट गारंटी, ये सब कार्ड, ठीक है। तो ये सब जो है खाद्य जो कृषि खाद्य प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए ये सब सरकार जो है कार्य कर रही है। उसके अलावा भारत ने विभिन्न फसलों की लगभग 262 बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट किस्में जो है विकसित की है। कुपोषण और अल्प पोषण जैसी मुद्दों को समाधान करने के लिए भारत का विश्व का सबसे बड़ा एक खाद्य आधारित जो सुरक्षा तंत्र है वो कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो भी है, ठीक है। 2020 में लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने के भारत को ये प्रस्ताव को जो है संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता भी प्रदान की है। तो ये सब कार्य कुछ कुछ जो है यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। तो सरकारी पहल क्या क्या है ये सब भी यहाँ से भी आप लोग बहुत सारी चीजें जितना अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। इन सभी को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। समझ में आ गया टॉपिक। अब आपको यहाँ पे पहले तो देखिए कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते थे इस तरीके से। तो एकीकृत कृषि प्रणाली किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है, ठीक है। 2019 में पूछा गया था। एक और प्रश्न, अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार के द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, 2019 में ही पूछा गया था, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे इसका उत्तर देना है। धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली से क्या समझते हैं, यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 10 अंक का है और 150 शब्दों में आपको लिखना है इसका उत्तर, ठीक है। आप लोग लिखिएगा। लास्ट टॉपिक है एस्टिवेशन। एकदम व्यवहारिक चीजों में, इस व्यवहारिक भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। कई बार हम लोग कहते रहते हैं ना, ऐसी खेल खेल में भी ये सब बातें करते हैं कि जो है जो मेंढक है वो लोग जमीन में ऐसे दब जाते हैं और फिर बरसात में अचानक से निकल जाते हैं। उतने दिनों तक वो लोग जो है जमीन के अंदर ही दबे रहते हैं, उसी में सांस लेते हैं, वैसे ही जीवित रहते हैं। इस तरीके से बातें करते थे। यही प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इनको जो ऐसी स्थितियां आती है जब उच्च तापमान, सूखा स्थिति जो है, खाने पीने का सब जो है यहाँ पे कमी हो जाए, तो ऐसे कई कई जीव हैं जो लोग ना जमीन के अंदर जो है दब जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। तो इस तरीके से वर्ड जो है पूछा जाता है प्रीलिम्स में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। एस्टिवेशन ध्यान रखेंगे इसको। एकदम आसानी भाषा में आप समझ गए कि क्या है ये, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी है इसमें, जैसे कि मछली, उभयचर सरीसृप, छोटे स्तनधारी मोलस्क, ये सब चीजें होती हैं। इसके अंतर्गत कुछ नाम भी है, जैसे पश्चिमी अफ्रीकी ये लंगफिश, फिर रेगिस्तानी कछुए। तो ये सब चित्र वगैरह भी दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बेहतर चैनल लगता है तो बिल्कुल आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और अपना जो है करंट अफेयर्स बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।